हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे हेमंत गई को जो सीएनबीसी आवाज ने शो से बैन कर दिया है, सेबी ने बैन कर दिया है। क्या है कहानी और इससे आगे की कहानी जो आपको नहीं पता है, क्योंकि आप लोगों को लगता है शायद हेमंत गई अकेले हैं, बट अकेले नहीं है। बहुत कुछ है उसके पीछे, बहुत सारी बातें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाले एडवाइस और लेवल मिलते रहे। देखिए, आप सबको पता है सेबी ने हेमंत गई को सीएनबीसी के किसी भी शो का एंकर बनाने से रोक लगा दी है। ऐसा क्यों हुआ, तो इस वीडियो में तो जानेंगे ही, क्योंकि काफी लोगों को ये तो पता ही है, बट उससे आगे की बात जानने की कोशिश करेंगे कि आप कभी ना फंसे। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। देखिए, हेमंत गई को बैन का रीजन क्या है। सीएनबीसी आवाज के शो स्टॉक 2020 में जो शेयर वो लोगों को बताते थे, उस शेयर को वो एक दिन पहले खरीद लेते थे, जिसकी सारी जानकारी जो सेबी का रूल था मैंने ट्विटर हैंडल पे शेयर कर दिया था बकायदा। सेबी वाला, अगर आपने ट्विटर हैंडल पे होगा तो वो देखा होगा, नहीं तो जरूर ज्वाइन कर लें। तो वो एक दिन पहले रेकमेंड कर देते थे और शो देखने वाले उनकी रेकमेंडेशन पे जब शेयर खरीदते थे तो शेयर की कीमत बढ़ जाती थी। तब हेमंत गई उस शेयर को बेच देते थे। वे इसका उल्टा भी करते थे, यानी वे कहते थे कि ये शेयर बेच दीजिए, और बिकने पर जब भाव गिर जाते थे तो वो खरीद लेते थे। यानी वो दोनों साइड राइड करते थे। यानी हेमंत गई अपनी कमाई के लिए शो के दर्शकों को फंसाते थे। इसमें मैक्सिमम टाइम दर्शकों का नुकसान होता था। जब बात सामने आई, ट्विटर पे ट्रेंड हुई, तब जाकर टीवी 18 ने हेमंत गई को तत्काल हटा दिया, जो आप सब जानते हैं। इनका सिर्फ एक ही शो नहीं था स्टॉक 2020, ये मैं आपको बता दूं। इनका शो था स्टॉक 2020, पहला सौदा, मुनाफे की तैयारी। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह का अट्रैक्टिव नाम है, पूरे रिटेल ट्रेडर को फंसा के दिखाने वाला, जहां पे रिटेल वाले इन चीजों को समझते नहीं हैं और फंस जाते हैं। सेबी ने उन्हें 2.95 करोड़ जमा करने को कहा है। यह वो पैसा है जो शेयर बेचकर उन्होंने कमाया है। साथ ही उनके और उनकी मां और उनकी पत्नी पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर बैन लगा दिया है। वो दो अकाउंट में ट्रेड कर रहे थे। ये अकाउंट उनकी मां और पत्नी के नाम पर है और मोटा पैसा कमा रहे थे। अब इसके लिए वो कर क्या रहे थे? पंपी पंप और डंप की स्कीम को फॉलो कर रहे थे, जहां पर गलत इंफॉर्मेशन देकर स्टॉक को पंप किया जाता था ऊपर कि ये ऊपर जाएगा, बट एक्चुअली नीचे खरीदते थे। जबकि खुद पहले से पोजीशन लेकर बैठे हैं और मार्केट ऊपर आया, खुद का निकल गए, रिटेल वाले हाई पर खरीद रहे हैं, वो ऊपर के ऊपर फंसे रह गए। आप में से भी काफी लोग टीवी शो को फॉलो करके ट्रेड करते होंगे और फंसे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये एक प्योर इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह है, जहां आपको पहले से पता होता है कि क्या गेम चल रहा है, क्योंकि आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो। और इन अकाउंट में अब क्या है, 1 Jan 2019 से 31 May 2020 के बीच में जितने भी जो भी हुआ है उसके जांच की जानकारी पे वर्क किया जा रहा है, कि उसकी जांच की जा रही है। अब जो सबसे बड़ी चीज है, वो एक इंफॉर्मेशन आई है, वो ये है कि सेबी ने ये पाया है 80% कोरिलेशन है। 80% कोरिलेशन जो वो ट्रेड दे रहे थे और जो ट्रेड वो एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो ये 80% जो मॉर्निंग शो का कहानी है, और उसमें 75 स्क्रिप्ट, ना एक ना दो, 75 स्क्रिप्ट, जिसमें से कुछ नाम है एपटेक लिमिटेड, जेके पेपर, एनआईआईटी लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्री, बीईएमएल, आंध्रा बैंक। आप में से कौन इन शेयर में फंसा है, जरूर बताइएगा। अब देखिए, एज पर लो इनके अकाउंट में जो स्टॉक होते उसके बारे में वो बात नहीं कर सकते हैं। ये नियम कहता है, ये कानून कहता है, लेकिन जो शो में वो बता रहे हैं वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब क्या है, तो उन्हें जेल की सजा नहीं हो सकती है, बट स्टॉक मार्केट से बैन किया जा सकता है। वो या उनके पूरा परिवार, पूरा परिवार यानी वाइफ और मदर का जो नाम आया है, स्टॉक मार्केट से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जिसमें आगे किस तरीके से क्या होगा ये देखने वाला बात है। बट मुझे लगता है स्कैम 1992 का सीरीज देखकर ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए और लगा कि इंफॉर्मेशन जब हमारे पास है तो हम फायदा क्यों ना ले लें। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज, जिसका वीडियो का मैंने टाइटल आप लोगों को दिया कि क्या एक ही या और भी, तो एक बिजनेस चैनल के एडिटर ने बिना नाम लिए, ना अपना नाम ना किसी और का नाम लिए, एक बात कही, और वो मुझे बात 1 लाख गुना सही लगी, और आपको भी लग सकती है। ध्यान से सुनिएगा। सेबी ने सिर्फ हेमंत गई की जांच क्यों की? क्या सेबी ने दूसरे चैनल के जो एंकर हैं उन पे उनको ट्रस्ट है? क्या उनको लगता है कि कोई दूसरा ऐसा नहीं कर रहा है?
या दूसरा ऐसा नहीं कर सकता है? क्या उनको दूसरों का नहीं करना चाहिए था? क्या कोई गारंटी है कि दूसरा नहीं कर सकता है? कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे दूसरे ये गलती ना करें, जिससे रिटेल वाले ना फंसे। और यही मेरा कंसर्न है कि भैया एक पे कर दिया, पता चल गया, जैसे भी तकदीर जो भी कह लो, लेकिन कुछ तो ऐसा लॉ आना चाहिए, कुछ तो ऐसा सिस्टम आना चाहिए जो हमारे रिटेल भाई फंसते हैं वो कभी ना फंसे इस तरह की जो चीज़ों में। क्योंकि मैक्सिमम लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या जो सीखना नहीं चाहते वो कहीं ना कहीं टीवी के भरोसे हैं, तभी तो उनकी व्यूअरशिप टीआरपी इतनी ज़्यादा है, तभी तो वहाँ पे इतना बड़ा गेम चल रहा है। तो जबकि आपको एक मजे की चीज बताऊं कि जब कोई एंकर जॉब पेपर साइन करते हैं किसी शो को होस्ट वगैरह करने के लिए, तो पेपर पे साफ लिखा होता है नौकरी के दौरान जो भी जानकारी मिलेगी उसका यूज वो नहीं करेंगे। मेरा मानना है यह खेल केवल हेमंत घई का नहीं है। अनेक ब्रोकिंग हाउस, मैं तो ब्रोकिंग हाउस भी बता रहा हूं, चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, कई लोग हैं जो इस तरीके से जुड़े हैं। वहां पर शेयर खरीदने और बेचने की सिफारिश की जाती है, बताया जाता है। जब इन्वेस्टर खरीदते हैं शेयर की कीमत बढ़ जाती है, फिर यही लोग अपने शेयर को बेचकर मुनाफे पर निकल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो रिटेल वाले हैं, चूंकि वो ऊपर में खरीदे होते हैं तेजी होने के बाद, तो वो फंसे के फंसे रह जाते हैं। यही कहानी चाहे खरीदी की हो बिक्री की हो, हमेशा इस तरीके से फंसे रहते हैं। गौर करने की बात है, सेबी एक्शन लेता है, बिल्कुल एक्शन लेता है, ऐसा नहीं है कि सेबी एक्शन नहीं लेता है, लेकिन सेबी तो एक्शन लिया, पर जो रिटेल भाई को नुकसान हुआ, क्या उन्हें वो पैसा मिल पाता है? क्या वो पैसे उनके अकाउंट में आ पाते हैं? नहीं। रिटेल वाले तो यूं ही हाथ खड़ा होके फिर सिर्फ स्टॉक मार्केट को गाली देते रह जाते हैं कि स्टॉक मार्केट खराब है, लेकिन स्टॉक मार्केट खराब नहीं है, कुछ लोगों ने चीज़ों को खराब कर दिया है, जिसपे 100% कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन आने की मेरे नज़र में ज़रूरत है। जो हम हमेशा इसीलिए कहते हैं कि आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। अभी भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो इन्वेस्टर भाई हैं, सस्ते शेयर, पेनी स्टॉक टाइप के शेयर से दूर रहें। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, जोर का झटका धीरे से लगेगा। निवेशक अक्सर ऐसे शेयर में फंसते हैं। कैसे? पहला एग्जांपल, लक्ष्मी विलास बैंक को रिजर्व बैंक ने डीबीएस के हवाले कर दिया, उसके बाद भी इन्वेस्टर शेयर खरीदते रह गए। 3 दिन में शेयर 70% टूटा था। निवेशक इस उम्मीद में थे कि डीबीएस बैंक खरीदेगा तो उन्हें पैसा मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, जेट एयरवेज में कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, बस एक नाम बचा है। यह शेयर 250 से टूटकर 13 तक आ गया था, 2 महीने में 165 तक चला गया, उसके बाद गिरकर 126 पर आ गया। हर दिन लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन इन्वेस्टर खरीद रहे कि गर्मी में फ्लाइट चालू हो जाएगी। जबकि इस तरह की तेजी पीछे, जो तेजी मंदी होती है, इसके पीछे ऑपरेटर होते हैं, पंटर्स होते हैं, वे लगातार शेयर की कीमत को बढ़ाते हैं, और जब कीमत बढ़ जाती है तो वो बेचकर निकल जाते हैं। आप में से भी कई लोगों को मैंने एक मीम डाला था ट्विटर पे, अगर आपने देखा हो या टेलीग्राम में हो, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज करके, जो चल रहा है उसकी कीमत कम, जो नहीं चल रहा है उसकी कीमत ज़्यादा। तो उम्मीद करूंगा कि बहुत ही समझ में आया होगा। ये अकेले का गेम नहीं, ये बहुत बड़ा गेम है, जहां पे हमें ही खुद में अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और अपने आसपास के लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उन्हें शेयर करके बताने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि भैया हमें खुद का ख्याल खुद से रखना पड़ेगा। हम नियम के पीछे, नियम तो आने ही चाहिए, लेकिन नियम के पीछे बनने की जगह, दूसरे को गाली देने की जगह, हमें खुद में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, वरना हमारे मेहनत के पैसे डूब जाएंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो लाइक का बटन दबा के शेयर जरूर कीजिएगा मैक्सिमम लेवल पे, जिससे लोग फंसे नहीं। थैंक यू सो मच।